सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, भू राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था कब की, जब हम अंग्रेजी शासन के अंतर्गत थे, जब हम गुलाम थे, तो उस समय उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो भू राजस्व व्यवस्था कहलाती है वो कैसा था, क्या उसकी विशेषताएं थी, क्या उसकी बुराइयां थी, अंग्रेजों को उससे क्या बेनिफिट मिले। ठीक है, अलग अलग व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप देखते हो वो स्थायी व्यवस्था है, उसके अलावा आप इसके बारे में आपने नाम सुना होगा, महलवारी प्रथा थी, उसका रैयतवारी था। ये सब क्या था, ये हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट जिसको कहते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भू राजस्व व्यवस्था, तो भू राजस्व व्यवस्था आई क्यों, क्या जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए अंग्रेज क्यों आए थे यहाँ पे। अंग्रेज आए थे यहाँ पे धन लूटने के लिए और अपनी जो इकोनॉमी थी, उनकी अर्थव्यवस्था, जो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था थी, उसको मजबूत करने के लिए। ठीक है, वो इस मकसद से आए थे। तो उन्होंने पहला अपना इस मकसद को पूरा करने के लिए सबसे पहले क्या किया, सीधी लूट। सीधी लूट क्या होती थी, वो राजाओं को हराते थे, फिर अपने शर्तों पे उनको नचाते थे और उनकी जो खजाना था उसको जहाज में भर करके कहाँ ले जाते थे, अपने देश को ले जाते थे। ठीक, अब दूसरा तरीका भी इनको चाहिए था, उस धन तृष्णा जो थी उसको खत्म करने के लिए, पूरा करने। दूसरा तरीका था कि मिट्टी से हम सोना निकाले। मिट्टी से सोना निकालने का मतलब क्या था कि जो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर जो था, जो हमारे यहाँ जो खेती थी, वो कैसी थी, बहुत संपन्न थी, बहुत अच्छे से हमारे यहाँ खेती होती थी। ठीक है, तो उससे उनको इच्छा थी कि भैया अब इससे हमें पैसा निकालना है। तो इससे पैसा कैसे निकालेंगे, कर लगा करके। इसलिए उन्होंने अब तरह तरह के अब वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, अलग अलग व्यवस्था लेकर के आएंगे और कर आरोपित करेंगे। और क्या करेंगे, भारतीय कृषक जो अभी तक संपन्न था, स्वावलंबी था, जिसके पास अभी तक अब क्या था, किसी के आगे उसको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी, वो अपने जीवन में खुश था, अब उसको बिल्कुल भूखा आप कह सकते हो, बिल्कुल फटेहाल कर देंगे कि जिसके पास अब ना पैसा बचेगा, ना उसकी जमीन बचेगी, और उसकी जो खेती थी जो कि बहुत अच्छी होती थी, अब देखिएगा उसको कैसे ये लोग बर्बाद कर देंगे। तो इस चीज को हमें यहाँ पे पढ़ना है और यहाँ पे हमें कवर करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसका बैकग्राउंड, इसकी पृष्ठभूमि जान लीजिए कि क्या था। तो भू राजस्व व्यवस्था की देखिए शुरुआत कैसे हो रही है। अब देखो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो रहा है, सिराजुद्दौला हार रहे, बंगाल का जो नवाब है। उसके बाद अब देख लो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो रही है और यहाँ पर उन्होंने ट्रिपल अलायंस को हरा दिया। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन था उस समय मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड थे। ठीक है, अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला वो थे। उसके अलावा आप देख रहे हो बंगाल का नवाब था। ठीक, अब इनको हराने के बाद क्या हुआ, इनकी जो इच्छा शक्ति थी और इनका जो विल पावर था और इनका आप कह सकते हो जो इनका कॉन्फिडेंस लेवल था, इतना ऊपर हो गया कि अब इनको समझ में आ गया था कि अब हम धीरे धीरे पूरे भारत पे ही कब्जा कर लेंगे। तो इस तरह पहले आप देखो, मैंने जब पढ़ाया आपको, अगर आप नए हो तो पुराने वीडियो देख लीजिएगा कि 1765 में क्या हो रहा है, इलाहाबाद की ट्रीटी हो रही है, इलाहाबाद की संधि हो रही है। उसके अंतर्गत आप देखोगे कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कुछ हिस्से कहाँ, अवध के, जहाँ पे कड़ा और क्या था, इलाहाबाद था। ठीक है ना, ये सब चीजें क्या उनको मिल गई कि यहाँ से भू राजस्व, वहां से टैक्स वसूलने की इनको छूट मिल गई। अब इसके बाद यहीं से आप देखोगे कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या लाया था, द्वैध शासन लेकर के आया था। ठीक है, तो द्वैध शासन लेकर के आ रहा है और आप देखोगे कि 1772 में, ठीक है ना, अब 1772 में क्या हो रहा है, द्वैध शासन को कौन खत्म कर रहा है 72 में, आप देखना कि कॉर्नवालिस 1793 में एक नई व्यवस्था लाता है जिसको कहते हैं हम स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त को कह सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट या इसको जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। अब वास्तव में एक्चुअली कहाँ कहाँ आया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस के आसपास के क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक भी इसका क्षेत्र था। ठीक, तो उत्तरी कर्नाटक भी इसके अंतर्गत आता था। तो आप ये समझिए कि जो ब्रिटिश भारत का 19% जो हिस्सा था वो इसी में आता था। ब्रिटिश भारत का 19% जो था वो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आ गया था। तो अब मैं आपको समझा चुकी, ब्रिटिश भारत क्या है, ब्रिटिश भारत वो है जहां पे क्या करते थे, सीधे तौर पे अंग्रेजों का राज था। ठीक है, और एक क्या कहलाता था, जो राजवाड़ों के अंतर्गत था, जो ब्रिटिश, जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है ना, तो वो स्टेट्स ऐसे थे जहां पे राजा रूल करते थे, जहां पे राजाओं का शासन था, नवाबों का शासन था, लेकिन हालांकि वहां पे अंग्रेजों का हस्तक्षेप
था। तो ब्रिटिश भारत के आप 19% हिस्से में आप देखोगे कि यहाँ पर ये क्या कर दिया गया, स्थायी बंदोबस्त लाया गया। ठीक है, ये समय समय पे इस बंदोबस्त को बदलते रहेंगे। आप देखोगे जहां से इनको लगेगा नहीं नहीं हमें कुछ ये बदलाव कर देना चाहिए ताकि हम ज्यादा पैसा कमा ले, तो इस तरह से आप देखोगे महलवारी आएगा, रैयतवारी आएगा, और लोगों की स्थिति, जो कृषक की स्थिति इतनी दयनीय हो जाएगी कि आप इसको जब बेहतर और किताब में पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब ये समझिए कि है क्या, ये सीधा कॉन्ट्रैक्ट था। क्या था ये? सीधा कॉन्ट्रैक्ट था, एक तरह से कह सकते हैं ये उपबंध था। उपबंध किसके बीच था? ये जमींदारों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच उपबंध था। यहाँ पर क्या हुआ, बोली लगाई गई और जिसके पास ज्यादा पैसा था वो उस गांव का, उन जागीर का मालिक बन जाता था, और उसका काम क्या था, एक निश्चित तिथि को जो नियत राशि होती थी कि इतना टैक्स लाना है, पहले से क्या कर दिया जाता था। आप देखो कि कितनी, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, आप देखना कि कितना इसका अमानवीय, इनह्यूमन एटीट्यूड है। वो जमीन को देख करके टैक्स बता देते थे कि इतना टैक्स आएगा। उससे उनको कोई मतलब नहीं था कि अगर कभी कीट पतंग का प्रकोप हो जाए, अच्छी फसल ना हो, कभी बारिश ज्यादा हो जाए या बारिश कम हो या मानसून फेल हो जाए, और अगर किसी भी कारण से अगर खेती अच्छी नहीं होती है, फसल उत्पादन अच्छा नहीं होता है, खाद्यान्न, तो ये लोग हम टैक्स कहाँ देंगे, इससे उनको कोई लेना देना नहीं होता था। उन्होंने एक नियत राशि फिक्स कर दी थी और ये जो नियत राशि थी वो उनको उस तिथि को देनी पड़ती थी। और ये जो राशि थी वो कौन कलेक्ट करता था? वो कौन कलेक्ट करता था? वो था जमींदार। ठीक, तो एक तरह से यहाँ पे बोली लगाई गई, जमीन का जो मालिक किसको बना दिया गया? जमींदार को बना दिया गया, और जमींदार अब मालिक बन गया। और मतलब रातों रात क्या हो गया, जो बरसों से जो लोग उस जमीन पे खेती कर रहे थे उनको क्या कर दिया गया, वहां से एक तरह से कह सकते हो उनको मालिकाना हक उनसे छीन लिया गया। अब जमींदार क्या हो गया? भूमि का मालिक माना गया। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जमींदारों का अधिकार तब तक होता था जब तक वो निश्चित तिथि को निश्चित राशि जितनी तय की गई है अंग्रेजों द्वारा वो पहुंचा दे। अगर नहीं पहुंचाता था तो उसकी जमींदारी चली जाती थी। इसको बोलते थे सनसेट लॉ, सूर्यास्त कानून। ठीक है, तो सूर्यास्त कानून किसको बोलते थे? इसी को, स्थायी बंदोबस्त को या परमानेंट सेटलमेंट को सूर्यास्त कानून या सनसेट लॉ भी कहते थे। ठीक है, कहने का मतलब यह है उसने पैसा नहीं पहुंचाया, तुम्हारी जमींदारी आज से तुम्हारे हाथ से गई, मतलब तुम्हारी जमींदारी का जो सूर्य है वो क्या हो गया? अस्त हो गया। इसी से इसको कहते थे सनसेट लॉ। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, आप देख सकते हो, ये इसकी विशेषता थी कि जमींदारों से सीधा इसका उपबंध था, जमींदारों को ही भूमि का मालिक मान लिया गया, और जमींदार का अधिकार तब तक ही रहता था जब तक वो निश्चित तिथि में, और जो निश्चित कर नियत जो बनाया गया है कि इतना कर देना है, वो ला करके ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दे। अगर नहीं सौंप पाता था तो उसको क्या कर दिया जाता, उससे हाथ जमींदारी छीन ली जाती थी और दूसरे को बोली लगाने को मौका मिलता था, और अब दूसरे जमींदार बन जाते थे। ठीक, तो जब आपने इतना पढ़ा तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसी थी ये शोषणकारी नीति थी अंग्रेजों की। जैसा अंग्रेज हमेशा से आए ही शोषण करने थे, तो ये इनकी नीति भी कैसी है? शोषणकारी नीति है। अब हम कारण पढ़ते हैं कि इन्होंने क्यों लाया। तो सबसे पहला क्या है? भू राजस्व में वृद्धि। अब क्या था, इनको ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने थे, तो अब क्योंकि हमारा देश तो कृषि प्रधान देश, आज भी ज्यादातर हम कृषि प्रधान देश ही हैं, उस समय तो पूरी तरह से कृषि प्रधान देश थे। छोटे मोटे उद्योग कुछ जो थे हमारे पास थे, ज्यादातर हमारे कृषि पे हम डिपेंडेंट थे, पूरी जनसंख्या, और ज्यादातर काम भी लोग कृषि में ही करते थे। तो भू राजस्व में वृद्धि होगी, अब इनके पास बड़ा पैसा आने लगा, तो भू राजस्व में जब वृद्धि होगी तो क्या होगा? बड़ी सेना का निर्माण होगा, सशक्त सेना होगी, इनके पास संसाधन ज्यादा होंगे, संसाधन ज्यादा होंगे तो साम्राज्य विस्तार कर सकेंगे। ना सिर्फ भारत में, भारत के पैसे से बाहर जाकर के दूसरे देशों को भी गुलाम बना करके वहां पर भी अपना साम्राज्य का विस्तार कर सकेंगे। तो एक कारण तो ये था। दूसरी चीज क्या था? प्रशासनिक झंझटों से बचना। आप इस चीज को समझ लो, अंग्रेज चाहते थे कि ये जो भारतीय कृषक है इनके साथ कौन अपना माथा गर्म करे। ठीक है, तो बेटर है कि हम किसी भारतीय को दे देते हैं, क्योंकि भारतीय दूसरे भारतीय का खून चूसने में बिल्कुल यहाँ पे एक्सपर्ट है। तो यहाँ पर इसीलिए उन्होंने ऐसे जमींदारों को उठा खड़ा कर दिया जो कि अब क्या कर रहे हैं, किसके एवज में काम कर रहे हैं? अंग्रेजों के एवज में काम कर रहे हैं। ठीक, और दूसरी तरफ क्या हुआ, इनको प्रशासनिक झंझट नहीं हुई। अगर इस चीज को ऐसे समझिए, अगर कोई अंग्रेज इस सब चीज को देखता, ठीक है, तो क्या करना पड़ता? ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तो ज्यादा लोगों की भर्ती करनी पड़ती, भर्ती करके जब उनको ले करके आते यहाँ पे तो क्या होता,
उनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ती, उनके रखने का, उन्हें भत्ते ज़्यादा देने पड़ते, उन्हें रहने की व्यवस्था करनी पड़ती, ठीक है। और इस तरह से क्या होता, ज़्यादा सरदर्द भी होता, क्योंकि सीधे से सीधे मतलब 1 to 1 इन्हें जब कांटेक्ट करना पड़ता कृषक से, तो ज़्यादा हो सकता है विवाद की भी स्थिति होती, कहीं ना कहीं और ज़्यादा मतलब और परेशानी खड़ी हो सकती थी। इसलिए चाहते थे कि हम क्या है, इन प्रशासनिक झंझटों से क्या हो जाए, हम मुक्त रहें, ठीक है। दूसरी तरफ क्या था, अंग्रेजी अधिकारी ये भी चाहते थे कि हम अपना समय इन सब चीज़ों में व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। जब आप भारतीय ही ये काम अच्छे से कर लेंगे तो हम क्यों अपना इसमें समय गंवाएं, हम दूसरी चीज़ों में विस्तार करेंगे, अपने आप को सुदृढ़ करेंगे, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसलिए क्या चाहते थे, प्रशासनिक झंझटों से बचना चाहते थे, इसलिए इन्होंने जमींदारों के हाथ में यहाँ की इसकी जो बागडोर जो थी सौंप दी। अब इसको देखिए, जमींदारों के रूप में सुरक्षा की द्वितीय पंक्ति खड़ा करना। अब क्या हो गया, लोग इतने स्वार्थी हैं, इतने स्वार्थी थे भी कि क्या करते थे, उनको इससे नहीं फर्क पड़ रहा था कि ये भारतीय है या हमारे ही भाई बहन है जिनका हम खून चूस रहे हैं इस तरह से, और आज उनकी स्थिति हमने इतनी आप कहो कि इतनी दयनीय कर दी, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनको क्या था कि सिर्फ हमें अपना पैसा मिलेगा, क्योंकि उसमें निश्चित राशि में जमींदार के पास कुछ हिस्सा जाता था और एक बड़ा हिस्सा जो था वो अंग्रेजों के पास जाता था। तो इससे क्या था, जमींदार भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, अब उसकी स्थिति और ज्यादा सुदृढ़ हो रही थी, आर्थिक रूप से क्या हो गया, वो सशक्त होता जा रहा था, आप कह सकते हो अमीर होता जा रहा था, ठीक है। तो अब उसकी जो आप कह सकते हो जो उसकी लॉयल्टी थी, या आप कह सकते हैं कि जो उसका झुकाव किधर हो गया, अंग्रेजों की तरफ हो गया, ठीक है। उसका झुकाव अंग्रेजों की तरफ हो गया, क्योंकि अब वो चाहता था कि जो अंग्रेज रहेंगे तो तभी हम इस तरह से शासन करेंगे और हमारी स्थिति, मतलब आप देखो इतने स्वार्थी कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और दूसरों के बारे में वो सोच नहीं रहे थे। इसी चीज का आपको जो प्रतिबिंब है कहाँ दिखाई देगा, 1857 की क्रांति में, जहां ज्यादातर जमींदारों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। और यही चीज अंग्रेज चाहते भी थे कि ये हमारे इतने अंग्रेज परस्त हो जाएं, ये इतने ज्यादा हमारे लॉयल हो जाएं कि कुछ भी हो द्वितीय पंक्ति के रूप में खड़े हो। यहाँ द्वितीय पंक्ति क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि प्रथम पंक्ति कौन है, सेना होती है, द्वितीय पंक्ति के रूप में इसीलिए उन्होंने जमींदारों को तैयार किया। और इसका एग्जाम्पल आपको, इसका उदाहरण 1857 की क्रांति में देखने को मिला, ठीक है। चलिए, इसके बाद कृषि योग्य भूमि व उत्पादकता में वृद्धि करना। अब क्या हो गया, जब कर लगा दिया गया, आप इस चीज को समझिएगा, जब कर लगा दिया गया तो क्या है कि अब जो किसान है जो खेती कर रहा है, ठीक है, तो जब ऐसा होता था कि 50 से 60% वो लोग लेकर के चले जाते थे जमींदार लोग, तो उस 40% में, उस 30% में वो कैसे अपना गुजारा करता, तो उसे क्या करना पड़ा, ज्यादा से ज्यादा भूमि पे कृषि करना पड़ा, कोशिश करनी पड़ी कि ज्यादा उत्पादकता हो, नहीं तो हम साल भर क्या खाएंगे, हमारे बच्चे, हमारे परिवार का गुजर बसारा क्या, मतलब किस तरह से हम जिएंगे, किस तरह से होगा, इस चीज के लिए अब क्या हुआ, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। और एक तरफ जमींदार भी क्या करता था, ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर डालता था कि वो ज्यादा से ज्यादा जो पड़ती भूमि पड़ी है या जंगलों की कटाई करके हमें क्या करना है, कृषि योग्य भूमि हमें क्या कर लेना है, बनाना है, उत्पादकता बनाना है। तो ये सब चीजों के कारण भी इन्होंने, कि अब ऑब्वियस है कि ज्यादा कृषि होगी तो ज्यादा पैसा आएगा, है ना, ज्यादा कर वसूल पाएंगे, तो इन सब चीजों के कारण आप देखोगे कि स्थायी बंदोबस्त आया। फिर गांव में ब्रिटिश वस्तुओं के लिए इन समृद्धशाली जमींदारों के माध्यम से बड़ा बाजार तैयार करना। अब ब्रिटिश वस्तुएं कौन खरीदता, वो बेचारा गरीब किसान नहीं, वो गरीब मजदूर नहीं, कौन खरीदता, जमींदार खरीदता, जिसके पास क्या हो गया था, पैसा आ गया था, ठीक है। अब उसके अंदर भी क्या, भोग विलास वाली जो चीजें हैं और इस तरह से ब्रिटिश वस्तुओं को यूज करने का, उनके कल्चर को अपनाने का, उनकी चीजों को यूज करके थोड़ा सा और बेहतर महसूस करने के भाव आ गए थे, ठीक है। तो वो बड़ा अपने आप को बहुत मतलब आप हाई क्लास समझते थे, जब वो अंग्रेजी कोट है, सूट है, पैंट है, ये सब पहन के चलते थे तो अपने आप को ज्यादा बेहतर और ज्यादा बेटर रिच कल्चर का समझते थे, ठीक है। तो ये जो पैसा आया, इससे क्या हुआ, अब गांव में ऐसे लोगों का भी डेवलपमेंट हुआ, सिर्फ शहर भर में नहीं, जो शहर में पढ़ा लिखा वर्ग था, उसके अलावा गांव में भी ऐसे लोगों का उदय हुआ जो कि बहुत बड़ा बाजार बनकर उभरे, जो कि ब्रिटेन से जो सामान आ रहा था, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, औद्योगिक क्रांति आ रही है, उसके बाद उन्हें क्या था, अंग्रेजों को बहुत बड़े बाजार की जरूरत थी और इस बाजार को उन्हें क्या करना था, वो
बढ़ाना था। ठीक है, तो ये चीज कहां से कैसे उनको मिल रही है, इन जमींदारों को अमीर बना करके, और इनका जो परिवार था, इनसे जो जुड़े लोग थे, वो अब क्या करते थे, इस तरह की चीजों को खरीदने में या उपभोग करने में ज्यादा सुख मानते थे। ठीक, तो ये कारण थे। अब आप देखो कि इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है, आप खुद ही समझ जाओ। ज्यादातर सकारात्मक प्रभाव जो आम किसान था उसके लिए तो नहीं होंगे, सकारात्मक प्रभाव किसके लिए थे, सकारात्मक प्रभाव अंग्रेजों के लिए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ी धनराशि प्राप्त होने लगी, जिससे विशाल सेना तथा साम्राज्य विस्तार किया गया। मैं समझा चुकी हूं आपको कि ज्यादा पैसा आने लगा, सीधी लूट के अलावा क्या हुआ, ज्यादा पैसा आने लगा। ज्यादा पैसा आने की वजह से अब क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी अब बड़ी सेना का निर्माण करने लगेगी और ज्यादा सशक्त हो जाएगी। ठीक है, और ज्यादा विस्तारवादी हो जाएगी। यहां तक सिर्फ भारत में नहीं, अब दूसरे जगह भी वो यहाँ के पैसे से पैर पसार रही है। ठीक, अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ठीक है, खेती तो खुद ही जमींदार देख रहे थे, अब दूसरे क्षेत्र जो थे, दूसरे क्षेत्र जैसे कैसे थे, जो कि दीवानी है, सिविल कोर्ट होते थे, जो क्रिमिनल कोर्ट होते थे, न्यायिक व्यवस्था होती थी, और ऐसे राजाओं को भी अपने वश में करना जो अभी तक ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार नहीं किए थे। तो इन क्षेत्रों में अब ये ध्यान देने लगेंगे और ध्यान देंगे कि और किस तरह से हम मार्केट डेवलपमेंट करें, हम और किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करें, इन सब चीजों पर फोकस कर देंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए इनको पैसा भी मिला, अब इनको टाइम भी मिला। जमींदारों की वफादारी भी मिली, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि 1857 में उनकी वफादारी खूब देखने को मिली है, ये आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जमींदारों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हुई तथा चहुमुखी विकास हुआ। अब जमींदार क्या हो गए, आर्थिक रूप से सशक्त हो गए। आप जानते हो जो लोग आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं, समाज में भी स्थान उनका कैसा हो जाता है, उच्च हो जाता है। ठीक है, तो अब ऐसा होने से क्या हो गया कि इनका चहुमुखी विकास हुआ। अब चहुमुखी विकास ऐसे समझिए कि कलात्मक विकास हो रहा है, छोटे मोटे उद्योग डाल दिए, इस तरह से विकास हो रहा है। उसके अलावा उनका शैक्षणिक विकास हो रहा है, बेहतर एजुकेशन ले रहे हैं, मॉडर्न आधुनिक एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये से चीज आपको देखने को मिलेगी, तो ये उनके लिए था। एवं कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। वाणिज्यीकरण क्या हो गया कि अब कृषि को क्या करा दिया गया, कृषि कहीं ना कहीं अब क्या हो गया, बिजनेस के रूप में उभर रहा है। क्योंकि अब अभी आपको पढ़ाऊंगी कि कैसे नकदी फसलों की ओर कृषक आकर्षित हुआ, और वो जो नकदी फसल थी उसकी जो डिमांड थी, जैसे इंडिगो हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, टी हो गई, कॉफी हो गई, रबर हो गई, इसका डिमांड क्या थी, इंटरनेशनल मार्केट में भी थी। तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं जो भारत की जो स्वावलंबी अर्थव्यवस्था थी वो जा करके विश्व की, आप कह सकते हो, वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था से या विश्व अर्थव्यवस्था से जा करके जुड़ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नकारात्मक प्रभाव। तो नकारात्मक प्रभाव में देखिएगा, भू राजस्व राशि अधिक तय होने की वजह से जमींदार लगान समय पर नहीं दे पाते थे। कुछ ऐसे भी जमींदार हुए कि इतना ज्यादा वो लोग क्या करते, भू राजस्व लगा दिया जाता था, जिसके वजह से वो क्या करते थे कि समय पे लगान ही नहीं दे पाते थे, और जब समय पे लगान नहीं दे पाते तो उनका सूर्यास्त हो जाता था। सूर्यास्त वही जो मैंने आपको सिखाया, और उनकी जमींदारी उनके हाथ से चली जाती थी। मतलब इतना पैसा लगा करके, बोली लगा करके बने, और उसके बाद क्या हो जाता था, उनके हाथ से सब चीजें निकल जाती थी। दूसरी तरफ दूरस्थ जमींदारों का उदय हुआ, कृषक का शोषण होने लगा और एक तरह से विद्रोह भी उठ खड़े हुए। तो आप देखिए दूरस्थ जमींदार, डिस्टेंट लैंडलॉर्डिज्म जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होता है, अब ऐसे गांव में इतनी जमीन का मालिक बनने के लिए कौन आ रहे थे, शहर में जिनके पास पैसे थे वो आए, बोली लगाए, वहां का जमींदार बन गया। जब खेती होती थी आके राजस्व वसूल लेते थे और वापस चले जाते थे। उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं था कि वर्षा हुई कि नहीं हुई, बीज मिले कि नहीं हुए, क्या और कोई संकट है, क्या और कोई तकलीफ है कृषक को, इनसे उनको कोई मतलब नहीं होता था। तो एक तरह से आप देखोगे कृषक का शोषण बहुत ज्यादा होने लगा, और दूसरी तरफ आप देखोगे, जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, कई तरह के कृषक विद्रोह भी हिंसात्मक विद्रोह भी खड़े होने लगे इनके विरुद्ध। मतलब जो देश में जो और थोड़ा कुछ शांति जो थी गांव या रिमोट एरियाज में कहेंगे, अब वो शांति क्या होने लगी, भंग होने लगी। क्योंकि आप इस चीज को समझिए, जिसके पास अब इतनी मेहनत करने के बाद उसकी बनाई हुई रोटी कोई दूसरा छीन ले जाएगा तो क्या होगा, स्थिति तो गंभीर होनी ही है, और तरह तरह के विद्रोह खड़े ही होने हैं। ठीक, इसके अलावा ग्रामीण मुद्रा का प्रवाह शहरों की ओर होने लगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, भूखमरी जैसी समस्या उत्पन्न हुई। अब ये जो जमींदार तथा
कथित ये जो शहरी जमींदार आ गए, अभी पैसा ले जा रहे हैं कहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो भी शहर में बैठी हुई है और खुद के लिए भी लेके जा रहे हैं। तो मतलब जो गांव में जो पैसा था, जो गांव के लिए था, लेकिन वो क्या हो गया, अब वो किधर को और प्रवाह कर रहा है, शहर की ओर प्रवाह कर रहा है। ठीक है, अब शहर की ओर जब इस तरह से मुद्रा जा रही है, किसी का पैसा छीन के लिया जा रहा है, तो क्या होगा, गांव में भूखमरी फैलेगी। ठीक है, गांव में क्या हो जाएगा, गरीबी आ गई, बेरोजगारी आ गई, लोगों की अब क्या हो जाएंगी, जमीन सब बिकने लगेंगी। आप देखिएगा बहुत सारी इससे समस्या जो है वो उत्पन्न होगी। ठीक, भूमि के क्रय विक्रय के कारण भूमि का विखंडीकरण हुआ, न्यायिक विवाद, उत्पादन में कमी, आर्थिक विषमता। ठीक है, पहले क्या था, जमीन इस तरह से विखंडीकरण नहीं होता, ज्वाइंट फैमिली होती थी, संयुक्त परिवार होते थे, लोग मिल करके खेती करते थे। ठीक है, अब लेकिन अब क्या हुआ, अब जमीन क्या हो गई, एक वस्तु बन गई। अब एक वस्तु बन गई जिसका खरीदी और बिक्री, ठीक है, दोनों अब अलाउ हो गया। तो अब क्या होगा, कई बार लोग कर नहीं दे पाते थे, उस चक्कर में उनको जमीन बेचना पड़ा। जमीन बेचना पड़ा तो मतलब क्या हो गया, जमीन अब टुकड़े टुकड़े में धीरे धीरे बंटने लगी। अब उसे न्यायिक विवाद भी उठे, क्योंकि किसी के भाई ने कहा कि अरे उसने मेरी हिस्से की कुछ जमीन बेच दी है, या ऐसे कई सारे विवाद उठ सकते थे जो उस समय उठे। तो न्यायिक व्यवस्था भी बिगड़ी, न्यायिक समस्याएं खड़ी हुई। उसके अलावा उत्पादन में कमी, आप खुद भी जानते हो कि बजाय बड़े खेत में काम करने जगह छोटे छोटे खेतों में काम किया जाए तो उत्पादन क्या हो जाता है, वो घट जाता है। तो आर्थिक विषमता भी आई। आर्थिक विषमता मतलब जिसके पास पैसा था वो बेहतर कर रहा था, जिसके पास पैसा नहीं था या जिसके पास कम जमीन थी वो ज्यादातर चीजें उसकी राजस्व में लूट ले जाते थे। तो उसके पास खुद के अपने पालन पोषण के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बहुत कम चीजें बचती थी। तो आप देखोगे से आर्थिक विषमता भी बहुत ज्यादा बढ़ी। और एक तरह से कह सकते हैं ज्यादातर जो लोग थे, जो मेहनतकश लोग थे, वो कैसे होते गए, वो गरीब होते गए। इसके बाद नकदी फसल के कारण ऋणग्रस्तता एवं भूखमरी। इस चीज को थोड़ा सा और समझ लीजिए। नकदी फसल क्या होती है, ऐसी फसल जिनको हम दे करके क्या करते हैं, खाद्यान्न फसलों के अलावा जिनसे हमको कैश मिलता है सीधे, है ना, जिनको कैश क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि किसी भी तिलहन की भी बात कर लीजिए, कुछ जैसे सोयाबीन हो गया, या उसके अलावा इस समय सोयाबीन का तो नहीं था, लेकिन आप देखोगे उस समय नकदी फसल क्या थी, उस समय इंडिगो था। ठीक है, नील की खेती कराई जाती थी, कॉफी की खेती, चाय की खेती, कई तरह के मसाले थे, रबड़ था, है ना, कपास था, जो कॉटन जिसको कहते हैं, इस तरह की खेती होती थी। ठीक, तो ये चीज समझिए कि जो नकदी फसल होती है उसको तैयार करने में, उसकी खेती करने में ज्यादा पैसा लगता है। ठीक, उदाहरण आप ऐसे समझ लीजिए कि जब गेहूं की खेती करते हैं और उसको काटते हैं तो एक क्या करते हैं, सिकल या हंसिए के द्वारा उसको जल्दी जल्दी से कटाई हो जाती है। लेकिन जब चाय को अगर तोड़ना होता है तो एक एक पत्ती तोड़ना पड़ता है, मतलब उसमें ज्यादा हमें लेबर लगाना पड़ता है। और वैसे भी जो नकदी फसल होती है उनको ज्यादा पानी, ज्यादा खाद, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, मतलब वो महंगी होती। हुआ क्या, अब लोगों को क्या लगा कि हम अपना कर तो दे नहीं पाते, खाद्यान्न भी नहीं हो पाता, इससे अच्छा है हम ऐसा करते हैं, नकदी फसल हम लगाते हैं, इससे हमें हो सकता है बेहतर दाम मिलेंगे तो हमारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। तो लेकिन वो बेहतर दाम पाने के लिए इन्हें क्या पड़ गया, ये साहूकारों के चंगुल में फंस गए। ठीक है, साहूकार क्या करते थे, उनकी जमीन गिरवी रख करके उनको पैसा दे देते थे, लेकिन कर इतना ज्यादा होता था, इतना अधिक होता था, वो कर तो अपना वापस कर नहीं पाते थे। साहूकार का इंटरेस्ट कैसे वापस करते, तो धीरे धीरे क्या होता था, अपनी जमीन से भी हाथ खो देते थे, हाथ धो बैठते थे। और उसके अलावा क्या होता था, जो साहूकार था वो क्या करता था, वो जमीन का मालिक बनता चलता था। तो दूसरी तरफ आप देखिएगा अब क्या हुआ, ऋणग्रस्तता कैसे आ रही है, क्योंकि लोग क्या करने लगे, नगदी खेती करने की लालच में क्या हुआ, ऋण लेने लगे, है ना, कर्ज उठाने लगे, और कर्ज की वापसी करना बहुत मुश्किल काम था। उसके अलावा भुखमरी भी हो गई। अब नगदी फसल, जहां पर अभी तक खाद्यान्न उगाया जाता था, जहां पे गेहूं, चावल, दाल उगाया जाता था, उसकी जगह अगर हम कपास और जूट उगाने लगेंगे तो कपास जूट तो कोई खाएगा नहीं। और कई बार कर वसूलने के चक्कर में इतना सब कर के रूप में चला जाता था कि एक तरफ तो क्या था, ना नकदी फसल बचती थी, ना हाथ में खाद्यान्न बचते थे। तो लोग अब देखिएगा भूखमरी में कितने लोग मरेंगे। जब हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कितने बड़े बड़े अकाल पड़े, जो कि ऐसा नहीं था कि प्राकृतिक अकाल थे, कुछ हद तक थे, लेकिन ज्यादातर ये ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था, जिनके कारण आप देखोगे लाखों लोग असमय मृत्यु को प्राप्त हुए, लाखों लोग भूख से मर गए। कभी टाइम मिले तो थोड़ा सा गूगल करिएगा कि जो अपने यहाँ जो फैमिन पड़े हैं, ग्रेट फैमिन ऑफ बंगाल, फोटो देखिएगा कि कितनी विभत्स और कितनी डरावनी फोटो है उस भूख की, कि लोग कैसे भूख से मर रहे थे और यहाँ का पैसा निचोड़ करके विदेशी बाहर लेके जा रहे थे। तो ये रहा आज का स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।